जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग अपनी तैयारियों में बिजी होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो कि माइनर एक्ट के अंतर्गत जो है जेजे एक्ट को पढ़ेंगे। और इसके पहले भी जेजे एक्ट पे कई सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा सेशन है यह एमसीक्यू पर आधारित है। एमसीक्यू को हम पढ़ते हुए पूरे जो है इस अधिनियम को हम लोग कवर करेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ डेफिनेशन का खंड हमने इसमें नहीं लिया है। प्रश्नों के अंदर जो जो शब्द आते जाएंगे उन शब्दों को का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है धारा 2 के अंतर्गत, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसको आप अलग से नोट्स बना सकते हैं या उसको अलग से उस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हमने पूरा ये जो माइनर एक्ट का जो पूरा पार्ट है इसको कवर करने का प्रयास किया गया है और इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों को बनाया गया है। ये जो है आपके आरपीएफ रूल 70 या 72 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एएसआई का हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर टू आईपीएफ का है। ये तीनों परीक्षाएं बैक टू बैक है और आने वाली है, तो उसी को रखते हुए जेजे एक्ट का ये महत्वपूर्ण पोर्शन जो है आप लोगों के लिए तैयार है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले कि इसका एमसीक्यूज़ हम लोग शुरू करें, आइए इसके कुछ बैकग्राउंड पे चलते हैं कि यह जो अधिनियम कब बना, कैसे बना, इसके बारे में और किन परिस्थितियों में बना हम लोग बात करते हैं। तो भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा जो है बालकों के अधिकारों को अभिसमय को स्वीकार किया गया और इसमें बताया गया कि जो है बालकों के जो अधिकार हैं उसका जो है सभी जो भी देश हैं, प्रतिनिधि देश हैं, उनको बालकों के अधिकारों और उनके संरक्षण और उनके देखरेख से संबंधित चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसमें भारत भी इसका सदस्य था, इंडिया भी, तो वो भी उसके द्वारा भी जो है इसमें सहमति दी गई, इस पर हस्ताक्षरित किए गए। तो उसी के रेफरेंस में ये है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो है यह अनुच्छेद जो हमारी भारतीय संविधान है, संविधान के अनुच्छेद के 15 के सेक्शन सब सेक्शन 3 में अनुच्छेद 39 का खंड अंगा और च, अनुच्छेद 45 और 47 यह जो है सुनिश्चित करने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त करता है कि जो है बालकों का जो संरक्षण और उनका देखभाल करना किसी भी राज्य एक मीन्स किसी भी देश की जो है यह एक महत्वपूर्ण जो है उत्तरदायित्व होगा। इसी संबंध में इसके अनुसरण को देखते हुए किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 तथा एक और महत्वपूर्ण एक्ट जिसको कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जो है इसको अधिनियमित किया गया। और यह संविधान का जो प्रोसीजर है, जो अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39 का खंड अंगा और च, अनुच्छेद 45 और 47 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य जो है बालकों के संरक्षण और देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। इसने आपने बहुत सारे इस पे थ्योरेटिकल वीडियो पढ़े हैं, यहाँ पे 4 से 5 वीडियो इस चैनल पे खुद पढ़े हुए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं जहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट को हमने कवर किया है। आज हम एमसीक्यू पर बात करेंगे और इसको पूरे हम जो ये अधिनियम है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार किए गए बालक के अधिकार पर अभिसमय को स्वीकार किया, जो सभी राज्य पक्षकारों द्वारा बालक के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए पालन किए जाने और मानकों के समूह को विहित करता है। तो यह एक अनुच्छेद का जो यह अधिनियम है इसका जो है एक बैकग्राउंड था। आइए इस पर जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, यानी कि व्हेन डिड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट। तो आपको सबसे मालूम है जब कोई भी अधिनियम बनता है तो उसको जो है सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में उसको जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाता है। वहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और जिस दिन हस्ताक्षरित किया जाता है उसी दिन वह जो है एक जो है इसका रूप ले लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है। तो हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली, राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया। और अगर इसकी लागू तिथि की बात करें, 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लागू तिथि की बात करें, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्नों को हम यहाँ से कवर करेंगे। अगर लागू तिथि की बात करें तो इसका लागू तिथि जो है 15/1
2016 होगा। इन दोनों को याद कर लीजिएगा। 31 दिसंबर 2015 को जो है यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया और इसकी लागू तिथि 15/1/2016 होगा। अगले प्रश्न में इस चीज़ को हम और क्लियर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रवर्तन कब हुआ। प्रवर्तन मतलब लागू कब हुआ। इसकी लागू तिथि यहां से पूछ रहा है कि व्हेन डिड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कम इनटू फोर्स, यानी यह कब जो है इसका प्रवर्तन हुआ, यह फोर्स में यह कब आया। तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, 15 जनवरी 2016 को जो है यह जो है लागू हो गया और जो है 31 दिसंबर 2015 को जो है यह जो है अधिनियमित इसको किया गया, अधिनियमित हुआ। ये दोनों जो है डेट आप याद रखिएगा, दोनों डेटा आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। अब तीसरा प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का विस्तार कहाँ तक है। द एक्सटेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण भारत में, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, तीसरा ऑप्शन है सभी केंद्र शासित राज्यों पर लागू है, केवल मध्य प्रदेश राज्य तक लागू है। इस प्रश्न का सही आंसर आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो यह जो है यह जो हमारा इस अधिनियम का जो सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 कह रहा है कि यह जो है अधिनियम 2 का 1 कह रहा है, 2 के 1 में जो है इसको यह बताया जा रहा है कि इसमें बताया गया है कि इसका एक्सटेंड संपूर्ण भारत में होगा और मार्च 2019 के बाद से ये संपूर्ण भारत में, हालांकि सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर राज्य में यह लागू नहीं था, लेकिन जो है अभी का जो वर्तमान का सिचुएशन है उसमें जो है यह संपूर्ण भारत पर जो है अधिनियम लागू है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 को किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 के 1 में दिया गया है, 2 के 8 में दिया गया है, 3 के 1 में दिया गया है या 3 के सबसेक्शन 8 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक को जो है सबसे इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में इसको परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब परित्यक्त बालक क्या होगा, इसके ऊपर भी हमने इस सेक्शन के इसके अंतर्गत जो है इस सेक्शन के अंतर्गत इसमें इसका परिभाषित भी उसको बताया गया है। बीच में आपको प्रश्न आएंगे जहां से सारा आपका जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। परित्यक्त बालक किसको कहा जाएगा इसके बारे में आजकल लॉजिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों पर भी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 40 प्रश्नों का सीबीटी 40 सेट जो है 100 प्रश्नों का जो है जो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जा रहा है इस चैनल पर। जो क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है उस पर लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, और 40 सेट जो है इसमें जो कि आपकी जो अभी वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के साथ साथ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएक और इसके साथ रेलवे के तमाम जो है आरपीएफ के प्रोफेशनल, माइनर मेजर एक्ट, आपका करंट, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। तो आप क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ से आपको जल्द ही 10 दिन के अंदर में ही आपको 40 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों का होगा, 40 प्रैक्टिस सेट होगा। और मेरा यह विश्वास है कि जो लोग इन 40 प्रैक्टिस सेट को हल कर लेंगे उनका परीक्षा में 80% क्वालिफाई होना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। उस हिसाब से उस पर मेहनत करके पूरे टीम के साथ जो है, और यह जो है स्पेशलिस्ट लोगों की देखरेख में बनाया जा रहा है। तो आप क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले। 3-4 अभी उस पर आपको दिखेंगे, 3-4 सेक्शन उस पर आपको दिखेंगे जहां से कि आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तब तक उसको लगाइए। 10 दिन के अंदर में आपको यहाँ से 40 से 50 सेट आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 हमारा देख लीजिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(1) के अनुसार परित्यक्त बालक से अभिप्रेत है। मैंने पिछले में बताया था कि जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्न को मैं पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अबॉन्डेड चाइल्ड मीन्स, माने जो है जो परित्यक्त बालक किसको कहा जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है अपने जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त बालक। दूसरा है जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के बाद परित्यक्त घोषित किया गया है, जिसको न्यायालय ने परित्यक्त घोषित कर दिया है, या क्या है उपरोक्त एक और दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो धारा 2 का ए सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि ऐसा बालक जो अपने जैविक यानी नैसर्गिक या दत्तक माता पिता का मतलब भी आगे आपको क्लियर होगा। यहाँ से मैं बताता हूँ दत्तक माता पिता का अर्थ होता है कि मान लीजिए यह
ए जो है बालक है, इसको एक्स वाई जो है इसके नैसर्गिक माता पिता है, इसके जैविक माता पिता है। इन्होंने इस बच्चे को एडॉप्ट जो है बीसी को, बी और सी है दूसरे जो माता पिता है, जिनको कि क्या कर दिया है, इन्होंने इसको एडॉप्ट कर दिया है, इसको दे दिया है। तो ये जो है बीसी जो है, ये इनके सारे जो अधिकार, इस बच्चे का जो सारा अधिकार है, ये सारा जो है बीसी के पास चला जाता है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, आगे के प्रश्नों में इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अपने जैविक या दत्तक माता पिता का या संरक्षक द्वारा जो व्यक्ति परित्याग कर दिया गया है, अभित्यक्त कर दिया गया है, वह बालक, और जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है बाल कल्याण समिति के द्वारा, वह बालक जो है परित्यक्त बालक होगा। इसमें जो है न्यायालय के द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया है, ये गलत ऑप्शन हो गया। तो इस ऑप्शन का सही ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक और दोनों कथन बिल्कुल सही है। अपने जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक द्वारा अभित्यक्त बालक, और जिसे बाल कल्याण समिति के द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित कर दिया गया है, यह जो है धारा 2(1) जेजे एक्ट के अंतर्गत जो है परित्यक्त बालक के रूप में इसको अभिप्रेत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, आशा है आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, अपने कमेंट भी आप लोग देते रहिए। छठा प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया है और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित जो कि वैध बालक से जुड़े हो जैविक बालक बन जाता है, से अभिप्रेत है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए यह ए बालक है, इसके जो है जैविक माता पिता XY हैं, इन्होंने अपने बालक को इसको दत्तक ग्रहण किया है, BC नामक जो है माता पिता ने कर लिया है। तो ये जो है सारे अधिकार सारे अधिकार जो ये जैविक जो इसके नैसर्गिक माता पिता है, ये इनके जो सारे अधिकार जो है अब BC के पास है, यानी कि जिन्होंने इसको एडॉप्ट किया है उनके माध्यम से है। तो यह इनके सारे जो है जो भी अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया, तो वह दत्तक माता पिता सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित सभी जो है वैध अधिकार जो है इस बालक को यहाँ से मिलेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण की परिभाषा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। दत्तक ग्रहण, अलग से इसको नोट करते जाइए, ये सारे आपके जो डेफिनेशन के सेक्शन हैं वहाँ से काम आएंगे और सभी डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दत्तक ग्रहण की परिभाषा सेक्शन 2 के 2 में दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ से प्रयास किया है कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हों। तो अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बालकों की सभी जरूरतों की पूर्ति और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा की शक्ति और कर्तव्य अधिरोपित है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ ड्यूटी फॉर फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट देयर ह्यूमन राइट इज इम्पोज्ड। तो देखिए अभी जो पिछला हमने अभी आपको जो इसका बैकग्राउंड हम बता रहे थे, उसमें सारी चीज़ों को जो हमने बताया, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 3, अनुच्छेद 39 का अंगा और च, अनुच्छेद 45, 47 और 51 का सबसेक्शन 11, ये सभी जो है बालकों की जरूरतों की पूर्ति और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा, शक्ति और कर्तव्य को अधिरोपित करते हैं जो बालक के माता पिता हैं, या जो भी उनके या तो नैसर्गिक हो या तो दत्तक माता पिता हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39 के अंग च और अनुच्छेद 45, 47, 51 का सबसेक्शन 11 सभी जो है यह जो है बालकों के जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा और शक्ति से कर्तव्य को अधिरोपित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि पश्चावर्ती देखरेख से अभिप्रेत है उन व्यक्तियों की वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना। ये देखिए प्रश्न इतना महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको लिया है, इससे आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, पश्चावर्ती देखरेख। अभी हम इसको क्लियर करेंगे पश्चावर्ती देखरेख क्या होता है, इसको परिभाषित, इसको जो है पश्चावर्ती देखरेख को जो है इसकी जो परिभाषा सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 में दिया गया है। 2 के सबसेक्शन 5 में दिया गया है पश्चावर्ती देखरेख। पश्चावर्ती देखरेख ये शब्द जो है ये जो है आप देख सकते हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्व कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूर्व नहीं की है, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का परित्याग कर दिया है, उपरोक्त सभी और केवल ब। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप ये जो है धारा 2 के सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि पश्चावर्ती देखरेख जो है
जो है इससे अभिप्रेत है उन व्यक्तियों की वित्तीय व अन्यथा सहायता का उपबंध जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, यानी कि 18 से 21 वर्ष के बीच का जो बालक है उसके बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्राधिकारी अथॉरिटी से क्या अभिप्रेत है। प्राधिकारी शब्द जान लीजिए, ये आपका जो है रेलवे एक्ट में भी प्राधिकारी शब्द आया है, अथॉरिटी और जो है इसके बारे में आया है। तो यहाँ से हम देखते हैं प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्राधिकारी का सबसे पहले देख लेते हैं, इसको धारा 2 का क्लॉज 7 में बताया गया है, प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी को परिभाषित किया गया जे एक्ट के अंतर्गत जो है, जे एक्ट के अंतर्गत जो है धारा 2 के साथ में प्राधिकारी शब्द को इसको जो है अब परिभाषित किया गया है। इसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और इस अभी देखते हैं इससे क्या अभिप्रेत है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो धारा 65 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, धारा 67 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि जिसमें से कि यह दिया गया है कि धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक संसाधन जो प्राधिकरण होगा वो एक प्राधिकारी की हैसियत रखता है, उसको प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा। तो 68 के अधीन जो है गठित केंद्रीय दत्तक संसाधन जो प्राधिकरण होता है उसको प्राधिकारी माना जाता है। और इसका ये महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, इसका जो है धारा 2 के सब सेक्शन 7 में यह जो है प्राधिकारी शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। अगला चलिए, अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड या परिषद से क्या अभिप्रेत है। यहाँ बोर्ड का मतलब क्या हो गया, बोर्ड का मतलब हो गया किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड इसका मतलब हो गया। तो सबसे पहले किशोर न्याय बोर्ड को धारा 4 में इसको डिफाइन किया गया है। धारा 4 पढ़ेंगे तो आगे हम लोग इससे प्रश्न आएंगे, इसको देखेंगे। तो बोर्ड या परिषद से क्या अभिप्रेत है, इसको देख लीजिए। धारा 3 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड और धारा 4 के अधीन गठित जो है किशोर न्याय बोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। धारा 4 के अंतर्गत जिस बोर्ड का गठन किया गया है जो बालकों के संबंध में, उसको किशोर न्याय बोर्ड कहा जाएगा। तो इस ऑप्शन का सही ऑप्शन नंबर 2 होगा, धारा 4। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, आ गया, बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने आयु पूरी नहीं की है। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ। इस प्रश्न का आना जो है इस बार के एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आ सकता है यह प्रश्न, क्योंकि जो बालक शब्द है जिसको कि हमारी भारतीय न्याय संहिता में, जिसको कि अब तक हम आईपीसी में जिसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, इस बालक को जो है डिफाइन किया गया है हमारी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो बालक शब्द जो है इस बार आ सकता है, यह महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, इसके परीक्षा में जो आ सकता है। तो यहाँ पूछा रहा है कि चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज। आपको कौन सा बालक है जिसने जो अपना एज, कितने वर्ष का एज क्लियर नहीं किया है, इसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 में जो है बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। जे एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में जो है बालक शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें से बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु का जो भी बच्चा होगा वह जो है उसको बालक माना जाएगा। तो बालक कौन है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसको बालक माना जाएगा। और सेक्शन 2 के 12 में जो है इसको बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। और यही सेम चीज़ आपका जो है जो हमारा बीएनएस है, बीएनएस में भी बताया गया है। और बीएनएस में इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है, जो कि धारा 2 के 3 में जो है बीएनएस में इसको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि ऐसा बालक जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है से अभिप्रेत है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जिसने 18 वर्ष का उम्र पार कर लिया वो तो बालक है, लेकिन जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, 17 साल 11 महीने का है, तो उसको जो है क्या अभिप्रेत है, उस बालक को क्या कहा जाएगा। ए चाइल्ड हु एलिज्ड आर फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस he and who has not completed the age of 18 years on the date of commission of the offense means, यानी ऐसा बालक जिसने अपराध करने की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उस बालक को क्या कहा जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है बालक, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्त बालक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विधि द्वारा प्रत्यक्त बालक, और चौथा ऑप्शन है विधि विरुद्ध
उल्लंघन करने वाला बालक, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो इसको जो है यह ऑप्शन इसका सही होगा, जिसने अब ये 18 साल का उम्र पूरा नहीं किया है और जिसने कोई अपराध कमिट किया है, तो ऐसे बालक को जो है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाएगा। इसको परिभाषित किसमें किया गया, इसके बारे में देख लीजिए। इसका विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 13 में जो है इसको परिभाषित किया गया है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, आप लोग अपने कमेंट भी देते रहें जिससे कि हमें लगे कि हमारा जो यह प्रयास है वह आपके लिए कारगर साबित हो रहा है। ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, पर्यावरण या बर्ताव जो माननीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में हो, क्या कहलाता है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो कि प्रश्न आपके लिए एक केवल परीक्षा के लिए नहीं, आपके जो सोच है उसको बड़ा करने में आपका सहयोग करेगा। तो यहाँ से देखिए, ऐसा कोई व्यवहार जो आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, पर्यावरण या बर्ताव जो माननीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में हो, वह क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा, बालक हितैषी या बालक मित्रवत। इसका जो है आप वो देख लीजिएगा, इसका जो है गूगल इसका ट्रांसलेट करके भी देख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में क्या, बालक हितैषी। और इसको परिभाषित किया गया है, बालक हितैषी शब्द है, इसको कहाँ परिभाषित किया गया है इसके बारे में हम देख ले। तो यह इसको जो है सेक्शन 2 के 15 JJ एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है, बालक हितैषी या बाल मित्रवत। ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, इसको बालक हितैषी कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के ऊपर 14 पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 107(1) के अधीन उस रूप को पदाभिहित कोई अधिकारी से अभिप्रेत है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, 107 के 1 में दिया गया है। तो उसके अधीन उस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी है, इसे क्या अभिप्रेत है, पुलिस अधिकारी, अभिहित अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जो है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या बालक विकास अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है, अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल गृह समिति से अभिप्रेत है। बाल गृह समिति आपने कई बार सुना होगा। तो बाल गृह समिति को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको परिभाषित किस में किया गया है। ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। परिभाषित इसको किस में किया गया है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 22 में जो है परिभाषित किया गया है, बाल गृह समिति को परिभाषित किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बालक गृह या बालक देखरेख संस्था, और तीसरा समिति या चौथा बाल कल्याण समिति। तो समिति से इसका संबंध है, समिति को जो है यह जो बाल गृह समिति जो है, जिसको कि 2 के 22 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है, न्यायालय से ऐसा कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षककर्ता के मामलों में अधिकारिता प्राप्त है, और इसमें निम्न न्यायालय भी सम्मिलित है। तो इसमें पूछ रहा है कि न्यायालय के अंतर्गत जो है, जो दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों से संबंधित सुनवाई करने के लिए अधिकारिक है, उसमें कौन कौन से न्यायालय सम्मिलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुटुंब न्यायालय, सिविल न्यायालय। तो आपको बता दें कि जो है धारा 2 का 23 इसमें जो है न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। ये न्यायालय कौन सा है, ये स्पेशल न्यायालय है, ये केवल जो है JJ एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। और यह न्यायालय जो है स्पेशल है, यह JJ एक्ट के अंतर्गत, न्यायालय का मतलब वो जो कोर्ट जो है सत्र न्यायालय वगैरह मत समझिएगा, यह JJ न्यायालय के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि इसके अंतर्गत जो है जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और सिविल न्यायालय होंगे, जो कि बालकों से संबंधित दत्तक ग्रहण और संरक्षकता से संबंधित मामलों का फास्ट ट्रैक जो है सुनवाई करेंगे। तो 2 के 23 में बालक न्यायालय के बारे में दिया गया, यहाँ बालक न्यायालय आप लिख लेंगे तो ज़्यादा न्यायोचित होगा, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। न्यायालय शब्द से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। 2 के 23 में इसको परिभाषित किया गया है, और इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और सिविल न्यायालय, सभी न्यायालय इसके अंतर्गत, तीनों ये न्यायालय आते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। ऐसा कुटुंब जिसे जिला बालक संरक्षण संस्था द्वारा धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिए बालकों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है से अभिप्रेत है। बालक संरक्षण गृह या बालक संरक्षण संस्था जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें कौन है, सीमित है, बालक देखरेख संस्था है, बालक कल्याण संस्था है,
तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। धात्रीय कुटुंब, धात्रीय कुटुंब यानी कि इसका थोड़ा सा इंग्लिश भी हम लोग देख लेते हैं कि अ फैमिली विच हैज बीन फाउंड सुटेबल बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट। इसका देखिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट जो धात्रीय कुटुंब है, इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कीपिंग चिल्ड्रेन द फास्टर केयर अंडर सेक्शन 44 मीन्स, यानी धारा 44 के अंतर्गत जो है ऐसा कुटुंब जो कि बालकों के देख रेख के लिए उपयुक्त पाया गया वह धात्रीय कुटुंब है। और इसको परिभाषित किसमें जे एक्ट के अंतर्गत किया गया है, तो इसको 2 के परिभाषा, इसको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 30 में इसको परिभाषित किया गया है। धात्रीय कुटुंब यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, देखिए किसी बालक के संबंध में उसका नैसर्गिक संरक्षक, नैसर्गिक संरक्षक माने जन्म देने वाले माता पिता, जो नैसर्गिक संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी वास्तविक देख रेख में यथा स्थिति समिति या बोर्ड की राय में वह बालक है और जिसे समिति या बोर्ड द्वारा कार्रवाइयों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। कौन है संरक्षक? बाल रेख संस्था, बालक कल्याण संस्था या पालक कुटुंब। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। संरक्षक जो है यह जो किसी बालक के संबंध में उसका नैसर्गिक संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी वास्तविक देखरेख में यथा स्थिति समिति या बोर्ड की राय यह है कि वह बालक है और उस समिति या बोर्ड के द्वारा कार्रवाइयों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त की है, तो वो कौन है? संरक्षक है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब संरक्षक शब्द को परिभाषित किस में किया गया है, इसको देख लीजिए। तो संरक्षक इसको परिभाषित किया गया है धारा 2 के सब सेक्शन 31 में परिभाषित किया गया है संरक्षक शब्द को जे एक्ट के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता, जो कि वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड है। देखिए जघन्य अपराध, जैसे कि आपको मालूम है कि 3 प्रकार के दंडों का प्रोविजन जिसमें है, जिसमें से कि लघु दंड, जघन्य अपराध और जो है हीनियस क्राइम। जघन्य अपराध का रूप हीनियस क्राइम होता है। तो इसको हमारा प्रश्न है कि जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्ति के किसी अन्य विधि के अंतर्गत न्यूनतम दंड, जघन्य अपराध के अंतर्गत न्यूनतम दंड के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा ऑप्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं। 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, क्या ये सही है? दूसरा है 5 वर्ष या उससे, ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इसको आप ये करिए, 5 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास। तो जघन्य अपराध के मामले में न्यूनतम दंड यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास जो है ये जघन्य या हीनियस क्राइम के अंतर्गत आता है। तो जघन्य अपराध जो है वह होते हैं जो 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास जो है न्यूनतम दंड जो है दिया गया है या जघन्य अपराध के अंतर्गत आते हैं। और जघन्य अपराध यानी कि हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध को किसमें परिभाषित किया गया है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। तो इसको 2 के सेक्शन 2 के 33 जे एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है। 2 के 33 में जघन्य अपराध को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से अभिप्रेत है इंटर कंट्री एडॉप्टन यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा करें कि निम्न के द्वारा दत्तक ग्रहण, कौन कौन इसका दत्तक ग्रहण के लिए पात्र हो सकता है उसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दत्तक ग्रहण के बारे में हम लोग देखते हैं। दत्तक ग्रहण के बारे में हम लोग पिछले स्लाइड में आपको हमने समझाया था। दत्तक ग्रहण का मतलब है कि नैसर्गिक जो माता पिता है, जो जैविक माता पिता है, उनके द्वारा अपने बालक का संपूर्ण अधिकार जो है किसी अन्य व्यक्ति को जो एडॉप्ट किया हुआ है उसको दे देना, यह दत्तक ग्रहण के अंतर्गत आता है। और इसको परिभाषित किया गया है 2 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 34 में जो है दत्तक ग्रहण को परिभाषित किया गया जे एक्ट के अंतर्गत। तो इंटर कंट्री एडॉप्शन के बारे में बोल रहा है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के द्वारा इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए दत्तक ग्रहण के लिए कौन कौन से इसमें पात्रता होंगे उसके बारे में यहाँ से बताया। तो भारत के अनिवासी भारतीय के द्वारा, भारत के अनिवासी भारतीय का मतलब हो गया कि जो ऐसा भारत का नागरिक जो कि अभी वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, वह किसी और देश में रह रहा है, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, किसी विदेशी द्वारा
उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। या तो भारत के अनिवासी भारतीय द्वारा, या भारतीय मूल के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी विदेशी के द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, यह जो है यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा जो है दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 21 में जो है यह देखिए, किशोर से क्या अभिप्रेत है? ऐसा बालक जिसकी आयु, अभी हम लोग बालक शब्द जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो बालक है, और किशोर, किशोर से क्या अभिप्रेत है? ऐसा बालक जिसकी आयु, वो बालक जो किशोर है उसका एज का क्राइटेरिया क्या दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किशोर। किशोर शब्द है, किशोर माने टीन एजर। किशोर को परिभाषित किसमें किया गया है? 2 के सब सेक्शन 35 में जो है किशोर शब्द को परिभाषित किया गया है। 2 के 35 में किशोर। अभी पिछला क्वेश्चन बताइए आपके लिए है, बालक शब्द को किसमें परिभाषित किया गया है? जिसकी उम्र 18 साल होगी। बालक शब्द की परिभाषा, बालक को सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में बालक को परिभाषित, ये बालक और किशोर दोनों को समझ लीजिए। इसका क्या मतलब होता है? टीन एजर से क्या मतलब है? तो 16 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु का बालक, ये ही क्वेश्चन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। यानी जो बालक 18 वर्ष है जिसकी कम आयु है उसको क्या कहा जाएगा? किशोर कहा जाएगा। और इसको कहाँ परिभाषित किया गया है? 2 के 35 में किया गया है। और जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक हो गई है, 18 वर्ष अधिक है, उसको क्या बालक कहा जाएगा? उसको परिभाषा किसमें दिया गया है? 2 के 12 में उसको परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, देखिए यह जो है आपका एक उस तरह का प्रश्न आ गया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में 1 से अधिक वर्ष से वह विदेश में रह रहा है, वह क्या कहलाएगा? ये देखिए बहुत ही, व्हाट इज द पर्सन हु होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट एंड इज करेंटली लिविंग अबोर्ड द मोर देन 1 ईयर कॉल्ड, यानी 1 साल से वह जो है विदेश में रह रहा है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो विदेशी भारतीय कहा जाएगा, या विदेशी कहा जाएगा, या अनिवासी भारतीय कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसको अनिवासी भारतीय कहा जाएगा, जो कि अगर 1 वर्ष से अधिक जो है पासपोर्ट के भारतीय पासपोर्ट है लेकिन कहीं विदेश में रह रहा है, उसको अनिवासी भारतीय कहा जाएगा। तो अनिवासी भारतीय को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2 के 38 में, सेक्शन 2 जे एक्ट के सेक्शन 2 के 38 में अनिवासी भारतीय को जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है अनाथ, ऑर्फन। अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है, कौन सा बालक होगा जिसको अनाथ कहा जाएगा? तो जिसके नैसर्गिक या दत्तक माता पिता नहीं है, जिसका विधिक संरक्षक नहीं है, ये देखिए कुछ अलग से टाइप हो गया, इसको हटा दीजिएगा, जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो अनाथ बालक किसको कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी को जो है अनाथ कहा जाएगा। ऑर्फन कहा जाएगा जिसके नैसर्गिक या दत्तक माता पिता जिसके नहीं है, जिसके कोई नैसर्गिक माता पिता भी नहीं है, या जिसको कोई एडॉप्शन भी नहीं किया गया है, या जिसका कोई विधिक संरक्षक नहीं है, जिसका कोई संरक्षक नहीं है, जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है, ये सब क्या अनाथ कहा जाएगा। और एक शब्द यहाँ से और देख लेते हैं, अनाथ शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो अनाथ शब्द को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42 में। अनाथ शब्द यानी ऑर्फन शब्द को परिभाषित किया गया है जे एक्ट के अंतर्गत। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनाथ शब्द का बार बार जिक्र आता है और आपको मालूम होना चाहिए कि अनाथ किसको कहा जाएगा, दत्तक ग्रहण किसको कहा जाएगा, या विधि विरुद्ध बालक किसको कहा जाएगा, ये सारी चीज़ें जना आपको। और इसमें हमने यही प्रयास किया गया है कि सारी चीज़ों से एक बार हम लोग अवेयर हों। अगला प्रश्न है नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है। देखिए यह भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। इसके बारे में हमको देखना है। तो क्या है? विदेशी भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय या भारतीय नागरिक। तो यह क्या है? विदेशी भारतीय नागरिक। ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय मूल का नहीं है, विदेशी मूल का है, लेकिन भारत में रह रहा है, भारत की नागरिकता उसके लिए मिली हुई है, तो उसको विदेशी भारतीय नागरिक उसको कहा जाएगा। उसको जो है विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में उसको माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक उसको कहा जाएगा। विदेशी भारतीय नागरिक को किसमें दिया गया है? इसको परिभाषित किया गया है 2 के 43 में। 2 का 43 में जो है विदेशी भारतीय नागरिक को जो है क्या है? परिभाषित किया गया है। जे एक्ट के अंतर्गत 2 के 43 के अंतर्गत इसको जो है परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या है?
छोटे अपराध, मैंने पहले बताया था 3 तरह के अपराध, छोटे अपराध, लघु अपराध और जघन्य अपराध, 3 तरह के अपराध होते हैं। तो छोटे अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड है। अब यहाँ पिछले वाले में न्यूनतम पूछा था, जघन्य अपराध जो 2 के 33 में दिया गया है, जघन्य अपराध की कोटि में जो न्यूनतम अपराध कितना है, 10 साल कारावास है। लेकिन इसमें जो है स्मॉल क्राइम के जो क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत अधिकतम दंड पूछ रहा है। छोटे अपराधों के संबंध में अधिकतम दंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है 1 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास। तो 3 वर्ष तक के कारावास के अंतर्गत जो आते हैं ये छोटे अपराधों की अधिकतम है, 1 से 3 वर्ष तक का कारावास। तो छोटे अपराधों में अधिकतम सजा जो है 3 वर्ष तक का कारावास है। इसके पहले हम कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। छोटे अपराध, छोटे यानी स्मॉल ऑफेंस, छोटे अपराध को किस में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 45 में छोटे अपराधों को परिभाषित किया गया है। जघन्य अपराध अभी जो हम पीछे पढ़े हैं, एक बार फिर रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जघन्य अपराध, तो जघन्य अपराध को किस में परिभाषित किया गया है? 2 के 33 में इसको परिभाषित किया गया है, 2 के 33 में। तो 3 वर्ष तक के कारावास जो है वो छोटे अपराधों का है, 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास, और 10 वर्ष तक का जो कारावास है वो जघन्य अपराध के मामलों में न्यूनतम अपराध है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 26, सुरक्षित स्थान, सेफ प्लेस, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा। तो इसको जो है सेफ प्लेस डज नॉट इंक्लूड एनी सच प्लेस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि सुरक्षित स्थान के अंतर्गत ऐसा कोई स्थान या संस्था सम्मिलित नहीं है। वो कौन सी इसमें चारों ऑप्शन में संस्था है जो कि सुरक्षित स्थान के अंतर्गत नहीं आते? क्या पुलिस हवाला सुरक्षित स्थान है? बिल्कुल नहीं। जेल क्या सुरक्षित स्थान है? बिल्कुल नहीं। संप्रेक्षण गृह या कोई विशेष गृह, ये क्या सुरक्षित स्थान है? अच्छा, यहाँ से करेक्शन है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए ये तीनों जो है ये सुरक्षित स्थान में आएंगे। पुलिस हवालात, जेल और संप्रेक्षण गृह या कोई विशेष गृह, यह तीनों क्या है? यह जो है क्या सुरक्षित स्थान कहिए या सेफ प्लेस कहिए, यह तीनों जो है सुरक्षित स्थान के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इस प्रश्न में, हमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। लेकिन चलिए, सुरक्षित स्थान को 2 का 46 में इसको परिभाषित किया गया है। यह 2 के 46 में सुरक्षित स्थान को परिभाषित किया गया है। और इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूं, बाद में इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। वैसे आप लोगों को अगर इस प्रश्न का उत्तर मिले तो आप जरूर बताइएगा। तो सुरक्षित स्थान को परिभाषित जो 2 के 46 में इसको परिभाषित किया गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस प्रश्न पे बहुत टाइम नहीं लेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी यानी कि प्रोवेशन ऑफिसर्स को परिभाषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको देख लीजिएगा। तो धारा 2 के 45 के अंतर्गत, धारा 2 के 46 के अंतर्गत, धारा 2 के 47 के अंतर्गत या धारा 2 के 48 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही हो धारा 2 का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 48 में जो है यह जो इसमें जो है परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित किया गया है। परिवीक्षा अधिकारी कह लीजिए या प्रोवेशन ऑफिसर कह लीजिए, ये दोनों एक ही बात हुई। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। धारा 2 के 48 के अंतर्गत जो है परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 28 का रहा है कि अधिनियम की धारा 57 के उपबंधों के अनुसार बालक के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र व्यक्ति कौन है? यह इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो है धारा 57 में जो दत्तक ग्रहण के उपबंधों के धारा के उपबंधों के अनुसार बालक के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र व्यक्ति कौन है, उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला है माता पिता, दूसरा है भावी माता पिता, और तीसरा है भावी दत्तक माता पिता, और चौथा है संरक्षक। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, भावी दत्तक माता पिता। भावी दत्तक माता पिता जो है यह जो है दत्तक ग्रहण के लिए पात्र हैं, और इनको भावी दत्तक माता पिता को कहाँ परिभाषित किया गया है? इनको परिभाषित किया गया है 2 के सेक्शन 49 में जो है भावी दत्तक माता पिता को परिभाषित किया गया है। तो देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नातेदार से दत्तक के प्रायोजन के लिए किसी बालक के संबंध में अभिप्रेत है, यानी कि रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन टू चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ एडॉप्शन, यानी एडॉप्शन के लिए
जो है कौन कौन से लोग, मतलब कौन कौन से जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, वह अभिप्रेत है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए, पहला चाचा चाची या मामा मामी, दूसरा माता या मातामही, मातामह या मातामही, तीसरा है पितामह या पितामही, और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। उपरोक्त सभी जो नातेदार से दत्तक के प्रायोजन के लिए किसी बालक के समय नातेदार से काम में कौन कौन आ जाएंगे? चाचा चाची, मामा मामी, मातामह या मातामही, पितामह या पितामही। और इसको किसमें, नातेदार को किसमें जो है परिभाषित किया गया है? तो नातेदार को परिभाषित किया गया है 2 के सबसेक्शन 52, 2 के 52 में जो है नातेदार को परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, तीसरा है घोर अपराध। घोर अपराध, हीनियस क्राइम। घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड क्या है? देखिए, यहाँ से हम प्रश्न पिछले बार जो आपको जो है छोटा दंड, घोर दंड और हीनियस क्राइम, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में यहाँ जो है एग्रेविएटेड क्राइम इसको बोलते हैं, इंक्लूड सच क्राइम फॉर द which there is maximum punishment under the Indian Penal Code or any other law for the time weighing the force। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर देखिए, इस पे ऑप्शन दे रहा है कि 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक का कारावास, क्या यह घोर अपराध के अंतर्गत अधिकतम दंड है? अगला है 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास और 7 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास। तो घोर अपराध के अंतर्गत अधिकतम जो दंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा। 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक का जो कारावास है या घोर कारावास की अधिकतम दंड है। 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का जो कारावास है वो अधिकतम दंड है। और जो है इसको जो है घोर अपराध को 2 के 54 में जो है 2 के 54 में जो है इसको जो है घोर अपराध को परिभाषित किया गया है। एग्रेविएटेड क्राइम इसको बोलेंगे, और यह 2 के 54 में इसको किया गया है। और 33 में आपको फिर मैं बता दूं कि 2 के जो है 33 में जो है यह जो है जघन्य अपराध हीनियस क्राइम, इसको जो है परिभाषित किया गया है। तो 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक का कारावास जो है यह किस में आ जाएगा? यह घोर अपराध के अंतर्गत जो है यह आएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा के अंतर्गत अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत से संबंधित है? यह आपके लेवल का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सारी चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। धारा 2 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत और धारा 5 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी कि धारा 3 के अंतर्गत जो है किशोर न्याय परिषद के अंतर्गत अधिनियम के प्रशासन में अनुसूचित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत जो है, इसमें धारा 3 के अंतर्गत कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो बड़े पेपर्स होते हैं, जो एपीओ वगैरह के या जो जुडिशरी के बड़े पेपर होते हैं, वह उसके लेवल का यह प्रश्न है। इसको बहुत हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बात देख ले, धारा 2 में जो है परिभाषाओं को दिया गया, विभिन्न परिभाषाओं को दिया गया है। और धारा 4 में क्या दे दिया गया है? धारा किशोर न्याय बोर्ड के बारे में यहाँ से या परिषद के बारे में यहाँ से बता दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के उपबंध को क्रियान्वित करते समय निम्न में से कौन धारा 3 में निर्दिष्ट मूलभूत सिद्धांतों का मार्गदर्शित नहीं होगा? ये भी प्रश्न आपके सिलेबस का नहीं है। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड या अन्य अभिकरण और बालक। तो पूछ रहा है कि जो है धारा 3 के अंतर्गत जो मूलभूत सिद्धांत है उसको मार्गदर्शित करने वाले ये कौन से सिद्धांत इसमें ये हैं? तो इसमें जो है इसका ये 4 में जो बालक जो है यह जो है मूलभूत सिद्धांतों को मार्गदर्शित नहीं होगा बालक इसमें। बाकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बोर्ड और अन्य अधिकरण ये जो है धारा 3 के अंतर्गत जो है यह निर्दिष्ट मूलभूत सिद्धांतों में से है। बालक शब्द इसमें नहीं है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। जिस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है उसको हम लोग बहुत नहीं देखेंगे। अगला आते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कर रहा है कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कितने मार्गदर्शित सिद्धांत दिए गए हैं? ये भी प्रश्न जो है इसमें हम बहुत इसमें नहीं है। तो 16 प्रकार के मार्गदर्शित सिद्धांत दिए गए हैं इसमें जो है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 3 पढ़िएगा, जे एक्ट का बहुत अगर डीपली पढ़ना होगा तो उसमें 16 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण है। जब जुडिशरी की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिएगा ये सिद्धांतों से प्रश्न बहुत आते हैं। तो 16 सिद्धांत है, उसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। यह सिद्धांत नहीं है, यानी कि सीधे जो अपराध का जो कारिक है, मेंसरिया है, जो दुराशय है,
मानव दुराशय है तो वह जो है 18 वर्ष के बालक में वह जो दुराशय होता है, जो अपराध के लिए जो चीज़ें होती है, तो वो चीज़ जो है मेंसरिया 18 वर्ष के आयु तक के बालक के अंतर्गत नहीं होती है, यानी दुराशय के रूप में वह कोई कार्य नहीं करता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत पे निर्दोषिता के उपधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। 1 नंबर इसका जो है बिल्कुल सही है, और यह प्रश्न सही भी है, आपको समझने के लिए भी जरूरी है कि जो 18 वर्ष तक का आयु का जो बालक है उसका जो है अपराधक की कोई भी अगर क्राइम करता है तो आपराधिक आशय की पुष्टि नहीं हो सकती है, मेंसरिया की पुष्टि नहीं हो सकती है, यानी कि उसका दिमाग अभी उस योग्य नहीं बना है कि वह जो है मेंसरिया को समझ सके, या जो है वह जो है अपराध के उन चीज़ों को, दोषों को समझ सके। तो इसका सही जो है निर्दोषता का उपधारणा का सिद्धांत जो होगा यह 1 नंबर, यह जो है 1 में यह इसका सही आंसर होगा। अच्छा, इसी एक चीज़ और बता दें, जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, तो इसी सिद्धांत के आधार पर जो आपने देखा था निर्भया कांड के जो 4 प्रमुख अभियुक्त थे, एक्यूज थे, उसमें से एक को जो है बाल सुधार गृह भेजा गया, और जो कि मेन अभियुक्त था जिसको कि इसी का जो है सिद्धांत का, निर्दोषता के उपधारणा का सिद्धांत के फलस्वरूप उसको जो है उस पर जो क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं चलाए गए, और जे एक्ट के अंतर्गत उस पर जो है कार्रवाई की गई। तो इसी निर्दोषता के उपधारणा के सिद्धांत के आधार पर उसको जो है बचाव मिला था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ देखते हैं। देखिए प्रश्न थोड़ा सा क्रम में गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसको 40 ही मानिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा के अंतर्गत किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना से संबंधित उपबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न के बारे में आप लोग बताएं। चलिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के किस धारा के अंतर्गत किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? विच इज द सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 देयर इज ए प्रोविजन रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। धारा 2 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, धारा 4 के अंतर्गत जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना के संबंध में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है यह जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके संबंध में एक चीज़ और हम क्लियर करते हैं, यह राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्येक जिले में और जो है इसकी स्थापना की जाती है। 1 से 2 अधिक भी हो सकते हैं, प्रत्येक जिले में जो है यह स्थापना किया, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किया जाता है। और इसमें जो है विधि के उल्लंघन करने वाले जो बालक होते हैं उन बालकों को सुधार के लिए इसमें रखा जाता है। तो धारा 4 के अंतर्गत जो है किशोर न्यायिक बोर्ड होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? देखिए यहाँ से प्रश्न आ गया, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी इस पे हम लोग चर्चा भी किए हैं। तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक जिले में जो है यह 1 से अधिक संख्या में भी हो सकते हैं। प्रत्येक जिले में राज्य सरकार के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किए जाते हैं। आगे वाले प्रश्नों में हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन अध्यक्ष होते हैं और कौन सदस्य होते हैं, इसके संबंध में प्रश्न भी हम लोग जानेंगे। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस क्षेत्र के लिए? फॉर विच एरिया विल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बी इस्टेब्लिश्ड? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताएं आप लोग। यह जो है प्रत्येक जिले के लिए पिछले प्रश्न में भी हम लोग कर चुके हैं, प्रत्येक जिले के लिए भी जो है इसको जो है इस स्थापना जो है प्रत्येक जिले के लिए किया जाता है, धारा 4 के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन में कितने सदस्यों से मिलकर होता है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, जो कि मैं बात करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? कितने मेंबर होते हैं किशोर न्याय बोर्ड में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें जो है 2 सदस्य होते हैं, इसमें जो है 2 सदस्य, जो कि एक जो है चेयरमैन होता है और एक जो है इसमें महिला सदस्य होती है। एक अध्यक्ष और 2 जो है सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें से कि एक महिला का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, यानी कि 3 मेंबर होते हैं। एक जो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिसमें से कि एक महिला का होना कंपलसरी है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, अध्यक्ष सहित 2 सदस्यों से मिलकर जो है किशोर न्यायिक बोर्ड बनता है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताए। देखिए किशोर न्याय बोर्ड के बारे में जो असत्य कथन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन निम्न से मिलकर होगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो अभी जो है जो वर्तमान हमारा जो विधिक कानून है, जो BNSS है, उसमें महानगर मजिस्ट्रेट को समाप्त कर दिया गया है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इसमें ये सही है बिल्कुल।
और महानगर मजिस्ट्रेट पहले का दिया हुआ था, लेकिन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कि CJI ना हो, चीफ जुडिशियल ना हो, उससे जो है यह जो है मिलकर बना होता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा कि जो है यह जो किशोर न्याय बोर्ड है यह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इससे मिलकर नहीं बनता है। बाकी इन सारी चीज़ों से महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसमें महानगर समाप्त हो गया, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, और सामाजिक कार्यकर्ताओं में कम से कम 1 महिला हो, जो कि हम आपको 1+2 का भी बताएं कि एक जो है क्या होंगे, एक किशोर न्याय बोर्ड का जो है अध्यक्ष और 2 जो है सदस्य होंगे, जिसमें से 1 महिला होगी, और जो अध्यक्ष होंगे वह जो है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, और बाकी जो दो जो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो कि बालकों के संरक्षण के संबंध में या बालकों के उत्थान के संबंध में जो कार्य किए हों, वैसे उसका भी आगे हम लोग उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो 1+2 की अवधारणा जो है 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, जिसमें से 1 महिला का होना आवश्यक है। तो असत्य कथन इसमें पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर जो कथन असत्य है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से मिलकर बना होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी 1, 3 और 4 ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आते हैं, किशोर न्याय या बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में 1 प्रधान मजिस्ट्रेट और कितने सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। अब ये प्रश्न आ गया, आप देखिए 2 इसका सही है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, तो 1 इसका सही ऑप्शन 1 होगा। 1 जो है क्या होगा, 1 जो है मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट होंगे और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें 1 महिला होगी। तो प्रधान मजिस्ट्रेट के अलावा जो है 2 और कार्यकर्ता होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किशोर न्यायिक बोर्ड का प्रधान होगा। देखिए वही प्रश्न है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो मेरे ख्याल से यह पहला ही सही हो जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट हालांकि अभी समाप्त हो गया है BNSS में, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा वही जो है प्रधान होगा। बाकी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा, और ये आप ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है यह न्यायिक बोर्ड का प्रधान होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर न्यायिक बोर्ड का सदस्य होने के लिए मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी मजिस्ट्रेट हैव टू बी मेंबर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लीजिए। तो कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसके लिए, सदस्य होने के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो कम से कम 3 वर्ष का, जो सदस्य 2 सदस्य होते हैं उनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव उनका होना चाहिए, और जो है उनकी बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा व बालकों के संबंध में जो है उनको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किशोर न्याय बोर्ड या न्यायपीठ को किसकी शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी शक्तियां प्राप्त हैं, वही प्रश्न फिर घूम के आ गया। तो क्या इसको किशोर न्याय बोर्ड को जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है, नहीं मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो महानगर या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं, यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। महानगर अभी फिलहाल में नहीं होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो CJI ना हो, जो कि और ये तीसरा जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी गलत हो जाएगा। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ये भी गलत हो जाएगा। तो किसमें होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां, जो पहले अभी समाप्त हो चुका है, तो होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में कब नियुक्त किया जा सकेगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह कम से कम 7 वर्ष तक बालकों के तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में अंतर्विष्ट रहा हो। वह बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि के में डिग्री सहित अच्छा, एक प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको मैं ये पिछला जो हम लोग अभी देखे थे, जो किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य होने के लिए मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो प्रधान हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो प्रधान हैं, जैसे एक जो है अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष को कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और जो सदस्य हैं, सदस्य को कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो कि अगला क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में कब नियुक्त किया जा सकेगा। तो वह कम से कम 7 वर्ष तक बालकों के तत्परथित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में अंतर्विष्ट रहा हो। वह बालक
मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 इसका जो है सही आंसर, इसका 1 और 2 इसका सही ऑप्शन होंगे। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको कि कम से कम 7 वर्ष तक बालकों के तत्प्रतित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधित क्रियाकलापों में अंतर्विष्ट रहा हो और बालक के मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत रहा हो या व्यवसायी हो, या जिसको अनुभव हो 7 साल का, वह जो है वह सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो आज के सेशन में यह हमारे कुछ प्रश्न थे जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से थे, और इन प्रश्नों को पढ़ लेने पर हमें लग रहा है कि आपको इसके बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैंने सारे परिभाषाओं को इस पूरे सेक्शन के अंतर्गत कवर किया है। इसको एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, या एक एक करके इसको वीडियो को पॉज करके इसको जो है उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट के साथ, और पास्को एक्ट का या किसी और अन्य जो है मेजर एक्ट के बारे में हम लोग, माइनर एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से ये सारे प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपको सारे जो है यहाँ से ये वीडियोज भी वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले भी इस चैनल पे पड़े हुए हैं। और आपको यहाँ से अभी 40 पेपर का सेट, जो कि 100 प्रश्नों का होगा, और वो जो है प्रश्न जो होंगे वह प्रश्न जो है बिल्कुल जो है आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होंगे, जिसमें 0.33 का जो है आपका जो माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए 100 प्रश्न दिए जाएंगे। 80 प्रश्नों पर आपके होंगे, मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए पूरा CBT मॉड्यूल है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।